अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। चावल हमारी एक अहम नकदार फसल है। गंदम के बाद चावल सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान भर में 9 मिलियन एकड़ पर चावल काश्त किए गए, जिससे तकरीबन 10 मिलियन मैट्रिक टन चावल की पैदावार हासिल की, जिसमें से 30 से 40% मकामी तौर पर खाया गया, बाकी चावल को एक्सपोर्ट कर दिया गया। इस साल चावल के ज़ेरे काश्त रकबा पिछले साल से भी बढ़ चुका है। वतन अजीज चावल पैदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में 11वें नंबर पर आता है। हम दुनिया में खाए जाने वाले चावल का 8% हिस्सा पैदा करते और उसे एक्सपोर्ट करते हैं। रवा सीजन में हमारी एक्सपोर्ट 3.5 अरब अमरीकी डॉलर थी, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। अभी हम कुल रकबे के सिर्फ 11% पर चावल काश्त कर रहे हैं, जिसे बाआसानी 22% किया जा सकता है और अपनी एक्सपोर्ट को भी डबल किया जा सकता है। आज का प्रोग्राम चावल की पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में है। हम किसानों को बताएंगे कि किस तरह नर्सरी तैयार करनी है, कौन सा बीज अच्छी पैदावार दे सकता है, इसके अलावा खादों का प्लान क्या होना चाहिए और चावल की फसल को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है, चावल की फसल से जड़ी बूटियों को कैसे खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा आपकी मुलाकात करवाएंगे राइस एक्सपोर्टर से और आपको कुछ बड़े फार्मर से मिलवाएंगे जिनकी पैदावार 100 मन से भी ज्यादा आती है, और उनसे जानेंगे कि उनकी अच्छी पैदावार के राज क्या है। ग़िज़ाई अहमियत के पेश नज़र चावल एक अहम अनाज है जो पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ डिशेस बनाते वक्त इस्तेमाल किया जाता है। मौजूद आबो हवा, मानसून की बारिशें और तहकीकी इदारों की काविशों से पाकिस्तानी चावल दुनिया भर में नाम लेकर तलब किया जाता है। अब तक की डेवलपमेंट के मुताबिक हम 8.26 मिलीमीटर लंबा चावल पैदा करने में कामयाब हो चुके हैं, जो दीगर दुनिया में ना होने के बराबर है। चावल की दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाली वैरायटी बासमती 370 भी इसी खित्ते की इजाद है। इस वैरायटी से चावल में मुनफरिद किस्म की खुशबू पैदा हुई, जिसे सूंघने के बाद कोई भी इसे खाए बगैर नहीं रह सकता। चावल की बैनुल-अक़वामी तिजारत में पाकिस्तान का हिस्सा 9 से 10% के करीब है। हमने गुज़श्ता साल तकरीबन 3.5 अरब अमरीकी डॉलर का चावल एक्सपोर्ट किया। पाकिस्तान में पैदा होने वाला चावल 70% से जायद पंजाब में काश्त किया जाता है। दरियाए चनाब और रावी के दरमियान में कालर का इलाका दुनिया का बेहतरीन एरिया समझा जाता है चावल की काश्त के लिए। जिला लाहौर, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला और कसूर ऐसे अजला हैं जिनमें सबसे ज्यादा चावल काश्त किया जाता है। आइए आपको बेस्ट बासमती राइस की फील्ड्स में लिए चलें। मकई और गंदम की कीमत क्रैश करने के बाद इस वक्त चावल काश्तकारों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चावल के साथ भी ये सलूक तो नहीं होगा, क्या चावल की कीमत भी सियासत की नजर तो नहीं हो जाएगी। पिछले सालों की निस्बत इस साल हाइब्रिड राइस पाकिस्तान में ज्यादा काश्त किया जा रहा है और इस उम्मीद पे काश्त किया जा रहा है कि गुज़श्ता सालों की तरह चाइना, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक में इसे एक्सपोर्ट किया जा सके। किसानों के जहन में अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या कहीं एक्सपोर्ट को बैन तो नहीं कर दिया जाएगा। चावल की पैदावारी टेक्नोलॉजी से कबल हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के पास लिए चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस साल पाकिस्तान से चावल की एक्सपोर्ट कितनी होगी और कीमत क्या रहने के इम्कानात हैं। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हसीब अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इस साल जो लार्ज स्केल पे धान की फसल काश्त हो रही है, क्या किसानों को का पूरा मुआवजा मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे आप? सर, इस वक्त मकामी मंडी में राइस की कीमत ठीक नहीं है, किसान इससे खुश नहीं है और खदशा ये है कि अगर यही कीमत बरकरार रही तो किसान अपने अखराजात भी पूरे नहीं कर पाएगा। राइस की जो हमारी क्रॉप है उसमें हम लोग ऑलमोस्ट 65 to 70% एक्सपोर्ट्स कर देते हैं। गवर्नमेंट ने इवन के 2008 में वर्ल्ड वाइड इंडिया ने और बहुत से बड़े कंट्री ने एक्सपोर्ट्स अपनी बैन कर दी थी ड्यू टू फूड सिक्योरिटी, बट पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क था जिसने कभी आज तक राइस को बैन नहीं करा। और हमारी ये जो सेक्टर है ये ग्रो भी इसलिए कर रहा है कि हमारी टोटल जो है वो एक्सपोर्ट्स हैं। हमारी जो यहाँ पे लोकली कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट पूरी क्रॉप की 30-35% की कंजम्पशन है, वो भी बासमती की है। और हमारे पास यहाँ पे ग्रो हो रहा है ज़्यादातर लॉन्ग ग्रेन, जो कि मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स ही हो रहा है। हसीब साहब, गंदम की इंटरनेशनल मार्केट डाउन हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान में गंदम का ये हाल हुआ,
तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो राइस की मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट, वो तो क्रैश नहीं करेगी? चाइना हमारा बायर है, साथ में फिलीपींस भी है, इंडोनेशिया भी है, अफ्रीका सेक्टर भी है। आज ही हमारे पास मज़ीद कीनिया ने 500,000 का ड्यूटी फ्री करा है कोटा अपना, तो वो भी हमारी इंपोर्ट्स वाइट राइस पे स्पेशली, तो हमारी एक्सपोर्ट्स को ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा राइस के सेक्टर को। अभी जो प्रेशर आया है इन हाउ विद इन द कंट्री पाकिस्तान में जो राइस के प्राइसेस नहीं मिल रहे, उसका मेजर कंसर्न है जो वीट का इस वक्त स्टॉक्स हैं। वीट जो जिस तरह आई है, वीट जिस रेटों में हो रही है, उससे इम्पैक्ट जाहिर सी बात है कि राइस पे भी आया हुआ, जिसकी वजह से प्राइसेस बड़ी डाउन है। इस साल पाकिस्तान में बहुत लार्ज स्केल पे हाइब्रिड राइस लग रहा है, तो आप क्या समझते हैं जो हाइब्रिड राइस है उसकी इतनी इंटरनेशनल मार्केट है कि ये सारा खपत हो जाए इसकी? एग्जैक्टली हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं टोटल, जो हम आज कह रहे हैं कि 5.2 मिलियन टन की हमारी एक्सपोर्ट्स है, उसमें 4.5 मिलियन टन ये हाइब्रिड लॉन्ग ग्रेन एरी 6 वगैरह ही हैं। बाकी हमारे 5 to 6 मिलियन 500,000 to 600,000 टन जो है वो हमारी बासमती है। तो हाइब्रिड जितना ग्रो होगा सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। इवन कि अभी भी हमारा जो हमारे पास जो स्टॉक्स हैं जो एक्सपोर्ट्स के लिए हैं वो 400,000 to 500,000 टन रह गए हैं कंट्री में, जो कि नॉन बासमती के हैं। और इन फ्यूचर अभी 2 महीने बाद क्रॉप आना शुरू हो जाएगी, तो हमारे पास लॉन्ग ग्रेन और हाइब्रिड्स की अच्छी मार्केट डेवलप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे हमारी कास्ट बढ़ती जा रही है। अच्छा, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए लेके जाते हैं राइस, तो आपको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? पेस्टिसाइड्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, जो मिनिमम रेजिड्यू लिमिट्स कहते हैं EU की, उसको हमने अपने कंप्लाइंट्स करने के लिए, तो हम अपने तौर पे एज ए एसोसिएशन, राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन, हम लोग डिफरेंट एरियाज़ में सेमिनार्स, इवन के हम एग्रीकल्चर डिविजन्स के साथ, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके हमारी टीम काम कर रही है कि हम फार्मर्स को अवेयरनेस दें। उस अवेयरनेस से फार्मर्स को ये फ़ायदा होता है कि अगर उनका पेस्टिसाइड फ्री पैडी आ जाती है तो उन्हें मार्केट से हम लोग 600 रुपीज़ पर मंथ प्रीमियम पे करते हैं कि कंप्लाइंट प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, क्योंकि हमें उसका प्रीमियम इंटरनेशनली मिलता है जो कि हम फार्मर्स को देते हैं। जब आप किसान से बाय करते हैं तो फौरी तौर पे कौन सा टेस्ट करते हैं जिसके ऊपर आप 600 रुपये उसको प्रीमियम देते हैं? एफ्लाटॉक्सिन का टेस्ट, क्योंकि हमारे फार्मर्स जो है ना, या तो बहुत अर्ली मॉर्निंग जब शबनम गिर रही होती है उस टाइम पे फसल हार्वेस्टिंग करते हैं चावल की, उससे ये होता है कि हैवी मॉइस्चर्स होते हैं और हमारे पास टाइमलाइंस बड़ी कम होती है उसे ड्राई करने के लिए। अगर फार्मर वही दिन के टाइम पे वो क्रॉप काटे जिसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि शबनम या ओस के, तो वो जो क्रॉप है वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है और हम उस पर फिर प्रीमियम पे करते हैं अगर एफ्ला फ्री हो, जिसे हम कहते हैं। वली खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाई, यकीनन अगर आपको प्रीमियम प्राइस चाहिए अपने चावल की, तो फिर आपको जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, उसके मुताबिक अगर आप राइस ग्रो करते हैं तो ही आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरीक़ों से चावल काश्त किया जाता है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और कुछ तरीक़ों में कम इस्तेमाल होता है। आइए आपको चावल काश्त करने के मुख्तलिफ तरीके बताते हैं। पाकिस्तान में 3 तरीकों से चावल काश्त किया जाता है। सबसे आम और रवायती तरीका कद्दू करना है, यानी ज़मीन में पानी खड़ा करना और उसमें अच्छी तरह से गहरा हल चलाना ताकि ज़मीन नरम हो जाए। हमारे यहाँ ज़्यादातर किसान यही तरीका अपनाते हैं। चावल काश्त करने का दूसरा तरीका, ज़मीन में बराह रास्त मूंजी का बीज फेंक दिया जाता है। इसको डायरेक्ट सीडेड राइस या DSR टेक्नोलॉजी कहते हैं, मगर पाकिस्तान में बहुत ही कम इस तरह चावल लगाए जाते हैं। इन 2 तरीकों के अलावा पाकिस्तान में अब किसान एक तीसरा तरीका भी कर रहे हैं, जिसमें बगैर कद्दू किए, बगैर ज़्यादा पानी लगाए पनीरी को मुंतकिल किया जाता है और ड्राई रख के चावल को पकाया जाता है। पाकिस्तान में जब मूंजी लगाने की बात आती है तो पहला सवाल जो जहन में आता है वो कद्दू और गहरा पानी, और इंसान 2-2 फीट तक उस पानी और गंदे पानी में घुसा होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल साफ़ पानी है और 2 इंच पानी है और बगैर कद्दू किए यहाँ बड़ी आसानी से ट्रांसप्लांट की जा रही है नर्सरी चावल की। तो ये एक ऐसा तरीका है जो अगर पाकिस्तान भर में इसको लागू किया जाए तो इससे हमारे पानी की भी बचत हो सकती है, लेबर कम हो सकती है जो ये सारा राइस ट्रांसप्लांट करती है। तो इससे हमारा जो नंबर ऑफ एकड़्स हैं वो बढ़ सकते हैं और हमारी चावल की पैदावार बढ़ सकती है।
इस वक्त हमारे साथ काशिफ विर्क साहब मौजूद हैं। काशिफ विर्क साहब की गुज़श्ता साल पैदावार 120 मन फी एकड़ थी, जबकि हमारा आम किसान जो है वो इससे हाफ तक ही पहुंच सकता है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम सलाम। काशिफ साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपने बड़ी अच्छी गुज़श्ता साल चावल की पैदावार ली। ज़रा बताएं कि पनीरी की तैयारी से लेके आखिर तक क्या क्या मराहिल हैं जहाँ किसानों को मुहतात रहना चाहिए? इसमें सबसे पहले तो जो पनीरी होती है ना, जब इसका छट्टा करते हैं ना ज़मीन में, ठीक है, 10 दिन तक इसका पानी जो रवायती तरीके से ना निकालना पड़ता है, ठीक है ना, जब तक वो ऊपर से उसकी कोंपल जो है ना हरी ना हो जाए। जैसे जैसे उसकी कोंपल जो है ना, यानी रोजाना पानी लगाना है और निकाल देना है, रोजाना लगाना उसको गीला है। करना हाँ है। जी, सुबह लगाना है, शाम को उसको निकाल देना है, ठीक है। 10 दिन तक उसकी कोंपल जो है ना वो हरी हो जानी शुरू हो जानी है, ठीक है। उसका मतलब कि ये 1.5 इंच पनीरी अपना सर निकाल गई है, पानी से ऊपर हो गई है, पानी के लेवल से। फिर इसके अंदर पानी जमा कर देना है, ठीक है ना, फिर पानी नहीं निकालना। उसके बाद आपने इसको यूरिया करना है, ऑक्सीजन करनी है इसमें, ठीक है। आप फ्लड कर सकते हैं, फ्लड करें, छट्टा दे सकते हैं, छट्टा दें। फिर आपने 10 से 15 दिन पानी निकाल के स्प्रे करना है, स्प्रे करके फिर आपने पानी उसमें डाल यानी देना। जड़ी बूटी मार स्प्रे करना है 10 से 15 दिन। जी। फिर आपने उससे पानी डाल देना है, फिर आपने पानी नहीं निकालना, ठीक है। उसके बाद आपने फिर 20 दिन बाद यूरिया का छट्टा डाल देना है इसमें, ठीक है। यूरिया आपने डाली है, फिर आपकी हो जाएगी ये पनीरी 25 दिन की, 25 से 30 दिन की आपने खेत से ये मुंतकिल कर देनी है फील्ड में। अच्छा, हाइब्रिड की खादों का प्लान क्या क्या है, किस वक्त कौन सी खाद डालें? पनीरी मुंतकिल करने से पहले ऊपर रिएट भी आप उसका छट्टा कर दें। अगर वो आपकी मर्जी है, आप एक तोड़ा उसमें डालते हैं तो एक तोड़ा डालें, डेढ़ डालना है तो डेढ़ नाइट्रोजन डालना के है। कितने बैग इसको चाहिए होते हैं? यानी नाइट्रोजन यूरिया के, खाद के? हाँ जी, हाइब्रिड फसल को नाइट्रोजन के 2 से 3 बैग चाहिए होते हैं। किस किस दिन पे? ये पहला बैग होता है जो ना 8 दिन, जब पनीरी को फसल को मुंतकिल हो जाए ना, पनीरी को मुंतकिल करने के लिए 8 दिन बाद डालते हैं। दूसरा बैग जो 15 दिन बाद डालते हैं। तीसरा जो है 25 से 30 दिन तक डालते हैं, यानी 1 महीने तक इसकी जो नाइट्रोजन की डोज है वो पूरी हो जाती है। पूरी हो जाती है। पहले बैग के साथ जिंक जो है ना वो ऐड करते हैं हम। कितना फी एकड़? वो 3 किलो होता है जिंक का। अच्छा, इंटैक्ट जिंक अच्छा, इसके अलावा इसको जो पोटाशियम खादें हैं वो भी डाली जाती हैं? असासी पोटाश है ना, वो एक तोड़ा 50 kg के हिसाब से वो खेत में डाल देते हैं तैयारी के वक्त। और जो नेट होती है ना तेजाबी पोटाश, वो 20 किलो के हिसाब से ना वो डालते हैं। 10 किलो डालें, 20 किलो डालें, वो फ्लड करनी होती है। अगर फ्लड नहीं आप कर सकते तो उसका स्प्रे भी 2 किलो के हिसाब से, 3 किलो के हिसाब से किसी भी अच्छे स्टोर से आप अच्छे स्टोर से ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि जो बीमारियां हैं और हशरात हैं उनको कैसे कंट्रोल करते हैं? 20 से 25 दिन की फसल जब होती है ना, रीजेंट का स्प्रे कर देते हैं। उसके बाद फिर जब 40 से 45 दिन की उम्र तक जाती है ना ये हाइब्रिड, तो उसको दोबारा एप्लीकेशन वो ना दानेदार की सूरत में हम ये करते हैं, दानेदार जहर डाल देते हैं दानेदार ताकि के उसके हशरात जो हैं वो मर कंट्रोल जाएं, में हाँ। रह सके। जी काशिफ विर्क साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, ये थी कुछ बुनियादी चीजें जिन पर अमल करके आप भी 60 मन की ब्रैकेट से निकलकर 100 मन की ब्रैकेट में आ सकते। इस खेत में हाइब्रिड राइस काश्त हो चुका है और पाकिस्तान में अक्सर किसान हाइब्रिड राइस की फी एकड़ पैदावार 120 मन से ज्यादा लेते हैं, जबकि हमारा रवायती किसान 60 मन से ऊपर नहीं जा पा रहा। इसी तरह बासमती वैरायटीज में भी प्रोग्रेसिव फार्मर जो हैं वो फी एकड़ पैदावार 60 से 70 मन लेते हैं और हमारा रवायती किसान 30 से 40 मन। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ये इतना बड़ा गैप क्यों है और किसान क्या जरूरी इकदाम करके फी एकड़ पैदावार बढ़ा सकते हैं। और फी एकड़ पैदावार में पौधों की फी एकड़ तादाद बहुत अहम किरदार अदा करती है। आपको ये भी बताएंगे कि फी एकड़ पौधों की तादाद कितनी होनी चाहिए और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में तकरीबन 9 मिलियन एकड़ पर चावल काश्त किए गए। चावल काश्ता रकबे के लिहाज से पाकिस्तान 3 बड़े ममालिक में शामिल होता है, जबकि पैदावार के लिहाज से हम 10वें नंबर पर आते हैं। मगर चावल का जायका, खुशबू और रंगत के लिहाज से पाकिस्तान
आज भी नंबर 1 है। मसला है तो सिर्फ फी एकड़ पैदावार बढ़ाने का। फी एकड़ पैदावार बढ़ा के हम भी ज्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। आइए देखते हैं कि दुनिया के 5 चावल पैदा करने वाले बड़े ममालिक कौन से हैं और उनकी फी एकड़ पैदावार कितनी है। 2011 मिलियन टन सालाना पैदावार के साथ चाइना दुनिया का सबसे बड़ा चावल पैदा करने वाला मुल्क है। 158 मिलियन टन के साथ इंडिया दूसरे नंबर पर, इंडोनेशिया 77 मिलियन के साथ तीसरे नंबर पर, बांग्लादेश 52 मिलियन टन के साथ चौथे नंबर पर, वियतनाम 43 मिलियन टन के साथ 5वें नंबर पर और पाकिस्तान 9 से 10 मिलियन टन सालाना पैदावार के साथ दुनिया में 9वें नंबर पर विराजमान है। साना है गंदम 2024 के जख्म अभी ताज़ा हैं और अब किसान अगली फसल लगाना शुरू हो चुके हैं, यानी चावल की काश्त शुरू हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ चंद किसान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि चावल काश्त तो वो कर रहे हैं और अगर खुदा न खास्ता मार्केट में रेट ना मिला तो क्या होगा। गंदम में नुकसान हुआ है, अगर चावल में हो गया तो ज़मीन भी जो है वो बैंकों के नीचे चली गई है, लॉस हुआ है। तो बाकी अगर चावल में कुछ भी ना बचा तो जो जिस ज़मीन पर कर्जा लिया है वो चली जाएगी बैंकों के पास, तो बाकी फिर हमारा लाभ ही 26-2700 ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਇਆ। उम्मीद तो अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रही। मार्केट का हिसाब आपके सामने है, एक्सपोर्ट इन्होंने बंद की हुई है। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस तरह गंदम में किसानों को लॉस हुआ इससे ज़्यादा मुझे लग रहा है, क्योंकि एक मरतबा पहले भी यही किसानों के साथ हाल हुआ। 3000 वाली खाद हमने 6000 रुपये में लेके अपनी फसलों को डाली है, तो पहले बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हैं। आगे भी नज़र नहीं आ रहा कि हमें कुछ करे। ये थे गुजरावाला के चंद काश्तकार जिनके तासरात आपने सुने। आइए देखते हैं कि जो दीगर इलाकों के चावल काश्तकार हैं उनके चावल की कीमत के बारे में क्या खदशात हैं। मुंजी का भी रेट कोई नहीं, 34-3500 रुपए च मुंजी विकदी है पई, लिहाजा ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 5000 ਚ ਤੇ ਘਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 3500 ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੇਲ ਕਰੀਏ। ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਵਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ। चावल की काश्त कब करनी चाहिए, कौन सी वैरायटी किस वक्त काश्त करें तो अच्छी पैदावार दे सकती है, ये ऐसे सवालात हैं जो हर किसान जानना चाहता है। गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तान में चावल की 2 फसलें ली जा रही हैं। हाइब्रिड ईरी पनीरी की काश्त अप्रैल में ही कर दी जाती है ताकि गंदम की बर्दाश्त के फौरी बाद ये चावल लगाया जा सके। इसके अलावा दूसरी फसल बासमती चावल की इकसाम की है जिसकी पनीरी जून में लगाई जाती है और जून आखिर या जुलाई में वो चावल ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। आइए दीगर वैरायटीज के बारे में जानते हैं। गंदम कटाई के बाद काश्त किया गया ईरी चावल अगस्त में पककर तैयार हो चुका होता है, जबकि बासमती किस्म की काश्त के लिए नर्सरी जून मई में ही काश्त कर दी जाती है और ईरी चावल की कटाई के बाद उसी जमीन में ये नर्सरी मुंतकिल कर दी जाती है जो गंदम की बुवाई यानी दिसंबर से कबल ही बर्दाश्त कर ली जाती है। यूं किसान साल में 3 फसलें ले सकते हैं। काश्त के लिए नर्सरी की तैयारी का तरीका और शरह बीज की बात करें तो फी एकड़ मशीनी काश्त के लिए 7 से 8 किलो बीज, जबकि मैनुअल ट्रांसप्लांटेशन के लिए 5 किलो बीज दरकार होता है और फी एकड़ 4 से 5 मरले पर तैयारी नर्सरी की जाती है। बैक्टीरिया और फफूंदी से पैदा होने वाली बीमारियां चावल की फसल को शदीद मुतासर करती हैं और जब तक हमारा किसान इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है उस वक्त तक बीमारी फैल के खेत को खराब कर चुकी होती है। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कौन कौन सी बीमारियां किस वक्त चावल की फसल पर हमलावर होती हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक।
हमारी चावल की एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फंगस से यानी फफूंदी से पैदा होने वाली बीमारियों का है। हमारे किसान अक्सर औकात इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं कि किस वक्त कौन सा स्प्रे करना है, और ऐसे स्प्रे भी कर दिए जाते हैं जिनकी वजह से चावल में अफ्लाटॉक्सिन का लेवल ज्यादा हो जाता है जो एक्सपोर्ट के काबिल नहीं रहता। नतीजतन वो हमारी कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो जाती है। आइए आपको बताते हैं कि मुख्तलिफ जहर कौन से हैं जो अप्लाई करने से चावल की एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, यानी हुकूमत की तरफ से बैन किए गए जहर कौन से हैं और कौन से ऐसे जहर हैं जो फफूंदी को कंट्रोल कर सकते हैं और वो एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम नहीं करते। इस वक्त हमारे साथ ज़ीशान साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा ख़तरनाक हैं और किसान उनको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ज़ीशान साहब फरमाइएगा, किसान को किन किन बीमारियों के बारे में अवेयर होना चाहिए? सबसे अहम बीमारी जो राइस में आ रही है वो है BLB, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ये एक बैक्टीरिया से जन्म लेने वाली बीमारी है और इसके जो अलामात होती हैं वो पत्ते की जो टिप है इसके ऊपर वाइटिश कलर का एक निशान बनता है। किस एज से शुरू होता है? कितने दिन की ट्रांसप्लांटेशन के बाद ये बीमारी अटैक कर सकती है? ये तकरीबन इसकी सीडलिंग स्टेज जब शुरू होती है उस वक्त इस बीमारी का हमला होता है। गर्मी के ऊपर से जो पत्ते हैं ऊपर से जल जाते हैं, तो ये और वो दोनों बीमारी एक जैसी नहीं नजर आती? अगर गर्मी से पत्ते सूखते हैं तो वो वाइटिश कलर के ही रहेंगे, ठीक है। अगर बैक्टीरिया डिजीज का हमला होगा तो ये जो बैक्टीरिया का मवाद होता है वो सूखने के बाद येलो कलर में शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, इसका बेहतरीन इलाज क्या है जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, इसको कैसे किसान कंट्रोल कर सकते हैं? का इलाज जो है बैक्टीरिसाइड अब मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि कासोमीन है, कसूगामाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट है। ज़ीशान साहब ये बताएं कि ये बैक्टीरियल डिजीज थी यानी बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारी, अब हमें फंगल डिजीज यानी फफूंदी से जो पैदा होने वाली बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं, किस वक्त अटैक करती हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? फंगस से जो बीमारियां पैदा होती हैं वो इसमें आपकी है ब्राउन लीफ स्पॉट आती है, जिसके जो पहले तो छोटे स्पॉट बनते हैं आई शेप्ड जिसे स्पॉट कहते हैं। तो ये स्पॉट जो है ब्राउनिश कलर के स्पॉट हैं, वो लीफ ब्लेड पे लीफ पत्ते के ऊपर हमला करते हैं और इसका जो है लीफ एरिया जो है उसको रिड्यूस करते हैं। ये एक ड्रैक्सलेरा या हेलमेंथोस्पोरियम फंगस होती है जिसकी वजह से ये स्पॉट जो हैं ये क्रिएट होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये जो है चंद एरिया में ये लिमिटेड है। बकैनी डिजीज़ जो है ना ये भी एक फंगस की वजह से आती है। पहले तो हम इसको समझते थे ये जो है ये फुजेरियम एक फंगस है जो फुजेरिक एसिड प्रोड्यूस करती है। इसका पौधे का जो साइज़ है, प्लांट का जो साइज़ है आम जो राइस का फील्ड है उससे ऊपर आपको उभरा हुआ नज़र आएगा। और इसके लिए मैं ज़िम्मेदारों को यही कहूँगा कि इस जो बकैनी डिजीज़ है और इसका फोलियर स्प्रे जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। बेहतर यही है कि इसको सीड ड्रेसिंग फंजीसाइड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, को रिकमेंडेड डोज के हिसाब से सीड को प्रॉपर ट्रीट करके फिर इसको लगाएं ताकि इस डिजीज से बचा जा सके। शान साहब ये फरमाएं कि जो बाहर से हम सीड इंपोर्ट कर रहे हैं हाइब्रिड का खास तौर पे, तो उसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं, क्या किसी जगह तशखीस होती है उनकी, और क्या पाकिस्तानी चावल की बीमारियां और जहाँ से हम राइस का सीड इंपोर्ट कर रहे हैं यानी चाइना, वहाँ की बीमारियां एक हैं या मुख्तलिफ हैं? चाइना से सीड इंपोर्ट कर रहे हैं एज सच तो हमारे पास ये सीड इतना नहीं आता चेकिंग के लिए, लेकिन हम जब फील्ड विजिट्स में हम ये चीज़ देखते हैं वो तकरीबन समझ लें कि जैसे BLB है इसका लेट हमला होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाके, लेकिन जब ये हाइब्रिड है उस वक्त तो 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, वो बैक्टीरिया से तो बच जाती हैं। पाकिस्तानी जो बीमारियाँ हैं उसके लिहाज से तकरीबन ठीक आ रहा है, वो सीड में कोई इतना मसला नहीं आ रहा उसमें। जी ज़ीशान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, यकीनन ये जो फंगल डिजीज़ हैं और बैक्टीरिया की जो बीमारियां हैं इनसे आप अपनी फसल को बचाकर ही अच्छी पैदावार ले सकते हैं। धान की जड़ी बूटियों को आमतौर पर 3 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है: घासमा जड़ी बूटी, डीला खानदान की जड़ी बूटी और चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां। इन जड़ी बूटियों को खत्म करने के भी 2 तरीके होते हैं। एक है प्री इमरजेंस यानी जड़ी बूटियां उगने से पहले खत्म करना, और एक है पोस्ट इमरजेंस यानी उगने के बाद जड़ी बूटियों को तल्फ करना। आइए आपको जड़ी बूटियों की पहचान बताते हैं और बेहतरीन तरीका बताते हैं कि चावल की फसल को जड़ी बूटियों से पाक कैसे रखा जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ इमरान नदीम साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन कौन से हशरात चावल की फसल पर
किस वक्त हमला करते हैं और किसान अपनी फसल को इन हशरात से कैसे बचा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, फरमाइएगा। वालेकुम सलाम। चावल की फसल पर दो तरह के कीड़े हमल करते हैं, एक को हम मेजर पेस्ट करते हैं, दूसरे हमारे माइनर पेस्ट हैं। जो हमारे मेजर पेस्ट हैं उसमें तने की सुंडियाँ हैं, जिसमें सफ़ेद तने की सुंडी, जर्द तने की सुंडी और गुलाबी तने की सुंडी। निस्बतन जो जर्द और सफ़ेद तने की सुंडी ज़्यादा नुकसान करती हैं, जो हमारी गुलाबी सुंडी तने की सुंडी है ये कम हमलावर होती है। और दूसरे नंबर पर आ जाती है पत्ता लपेट सुंडी। ये पत्ता लपेट सुंडी हमारी जो है इरी अक़साम और बासमती अक़साम दोनों अक़साम को यकसा नुकसान देते हैं। जो सर इसके बाद आता है हमारे वो आते हैं प्लांट हापर्स। प्लांट हापर जो हमारी जो इरी अक़साम मोटे चावल है उनमें इनका हमला निस्बतन काफ़ी ज़्यादा होता है, जो हमारी बासमती अक़साम है उनमें हमला इसका कम होता है। और इसके बाद हमारी स्टेजेस भी बता दें कि ये किस वक्त हमलावर होती हैं फसल के ऊपर। नर्सरी के ऊपर हमारे सबसे ज़्यादा टोका हमला करता है। कई दफ़ा इसका हमला सर इतना शदीद होता है कि जो हमें दोबारा नर्सरी लगाना पड़ जाती है। तो टोके से बचाव के लिए हम महकमे की तरफ से सिफारिश करता है जो हमारी ज़हरें हैं इनको अगर हम कर लेंगे तो इससे काफ़ी हद तक इनका हमला रुक सकता है। और बाद में आ जाती है हमारी फसल के ऊपर सर हमारे जो तने की सुंडियाँ और पत्ता लपेट सुंडी और हापर इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर हम कंट्रोल मैयर नहीं लेते तो ये हमारी 70% तक पैदावार को नुकसान कर सकते हैं। सर किस स्टेज तक चावल की फसल पर हशरात हमला करते रहते हैं? ये सर शुरू से लेकर आखिर तक जो हमारे हशरात हैं ये फसल की हर स्टेज पे हमला करते हैं। खासकर जो हमारा हापर है ये जब हमारे तने से स्टार्ट करता है और तने के जो शुरू में इसके तने को स्टार्ट करते हैं, जब तने को ये खा लेता है तो उसके बाद हमारे जो पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं। पहले पीले होते हैं, बाद में खाकी हो जाते हैं, हत्ता कि जब शदीद हमला हो तो ये काले होना शुरू हो जाते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, ये जो तजवीज़ करदा ज़हने हैं ये इस्तेमाल करें, वगरना हमारी एक्सपोर्ट शदीद मुतासर होगी और अगर चावल की एक्सपोर्ट मुतासर हुई तो आपकी फसल की कीमत भी आपको कम ही मिलेगी। इस वक्त पाकिस्तान में चावल की सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल नॉन बासमती यानी इरी के चावल हैं, जिनकी फी एकड़ पैदावार 120 मन से भी जायद है। इसके ऊपर टोटल अखराजात तकरीबन 1.5 लाख रुपए आते हैं और तमाम अखराजात निकाल कर किसान बाआसानी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए फी एकड़ मुनाफा कमा सकते हैं। आइए आपको तमाम तर तफसीलात बताते हैं कि अखराजात कितने हैं फी एकड़ और फी एकड़ कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। धान की फसल के अखराजात की बात की जाए तो फी एकड़ 10 से 15 हजार रुपए जमीन की तैयारी, हाइब्रिड बीज की सूरत में 12 से 15 हजार रुपए फी एकड़, जबकि बासमती चावल की सूरत में 3 से 5 हजार रुपए फी एकड़ बीज के अखराजात आते हैं। तकरीबन 30 से 40 हजार रुपए फी एकड़ पानी, 12 से 14 हजार रुपए नर्सरी की खेतों में मुंतकली, कम से कम 30 हजार रुपए खादों और ज़रिए अद्वियात के अखराजात और आखिर में फसल की बर्दाश्त पर भी 10 हजार रुपए तक के अखराजात आते हैं और एवरेज 40 हजार रुपए जमीन का ठेका। यूं कुल अखराजात 1,50,000 रुपए के करीब बनते हैं। हाइब्रिड चावल की सूरत में फी एकड़ पैदावार 80 मन से भी ज्यादा आती है, जबकि बासमती चावल 60 मन से जायद पैदावार देने की सलाहियत रखते हैं। यूं फी एकड़ किसान बाआसानी 1 लाख से जायद का मुनाफा कमा सकते हैं। हाइब्रिड चावल ज्यादातर बैरून मुमालिक में एक्सपोर्ट होता है, इसलिए इसकी कीमत मार्केट में मुस्तहकम ही रहती है। पाकिस्तान में धान की काश्त की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा मसला लेबर का है। लेबर जब कद्दू में लाभ लगाती है तो ये बहुत मेहनत तलब काम है और दूसरा बर वक्त लेबर मिलती नहीं। इसके अलावा लेबर जो लाभ है उसकी जड़ वाला हिस्सा तोड़ देती है, जिससे प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाती है और अल्टीमेटली फी एकड़ पैदावार मुतासर होती है। ये जो मशीन है इसमें 1 से 2 लीटर डीजल खर्च आता है, जो लेस देन 500 रुपीज़ इसकी कॉस्ट बनती है। ये पूरे एकड़ में 10 से 15 मिनट में जो राइस है वो ट्रांसप्लांट कर देती है। जबकि लेबर की अगर बात करें तो लेबर इस वक्त 12 से 13 हज़ार रुपये फी एकड़ चार्ज कर रही है एक एकड़ में लाभ मुंतकिल करने का। तो इसलिए जो मशीनी काश्त है उससे किसानों को ही अल्टीमेटली फ़ायदा होता है। मशीनी काश्त की सूरत में नर्सरी की काश्त भी ट्रे में की जाती है, जिसकी वजह से पनीरी जमीन से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ ट्रे उठाकर मशीन में रख दिए जाते हैं।
किसान लाभ की जमीन से निकलवाई का भी 4,000 रुपए फी एकड़ तक बचा सकते हैं। मशीनी काश्त के माहिर इस वक्त आसिफ अली संधू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में लार्ज स्केल पे मशीनों के साथ चावल की काश्त करवा रहे हैं। उनसे जानते हैं कि मशीनी काश्त के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब, ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने को फार्मर हैं जो ये मशीनी ज़राअत कर रहे हैं? फार्मर इसको पूरी तरह ऑन कर चुका है। वो समझता है कि मैं मशीन से जब ट्रांसप्लांटिंग करूंगा तो मेरे जो प्लांट पॉपुलेशन मेरी पर एकड़ बढ़ेगी। डेफिनेटली जब प्लांट पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। अच्छा, मशीन से फी एकड़ कितने पौधे लगते हैं? प्लांट्स को कहना ज़रा ज़्यादा क्लियर नहीं होता। नंबर ऑफ हिल्स या सुराख जो पर एकड़ हमारे लगते हैं वो 90,000 से हम उसको 1,25,000 तक, 90,000 से लेके 1,25,000 सुराख जो है वो ये मशीन लगाने की सलाहियत रखती है। तो ये बताइए, जो मशीन है ये एक दिन में कितने एकड़ लगा सकती है और डीजल का कितना खर्चा आता है एक एकड़ कंप्लीट करने? तो इसमें जो डीजल का खर्च है वो 2 से 2.5 लीटर पर एकड़ है। और यानी 1,000 रुपये से कम का खर्चा है डीजल का? जी बिल्कुल, 1,000 से कम का खर्च है। और ये जो आपने बात की कि कितने एकड़ पर डे ये ट्रांसप्लांट कर सकती है, तो उसमें ऑन एन एवरेज बात करेंगे तो 8 से 10 एकड़ इजीली ये ट्रांसप्लांट कर सकती है। यानी एक मशीन और 2 लेबर के बंदे मिल के एक दिन में बाआसानी 8 एकड़। हाँ, 3 बंदे। अच्छा, अगर छोटा किसान है वो मशीन अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं? वो किस तरह मशीनी चावल काश्त पे आ सकता है? उसके लिए ऑप्शंस हैं छोटे फार्मर्स के लिए। ये एक बड़ी मशीन है, राइडिंग टाइप है। इसके साथ हमारे पास जो छोटे ट्रांसप्लांटर्स हैं, वाक आफ्टर टाइप, उसको छोटा किसान जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, जो 3 से 4 एकड़ आसानी से वो डेली ट्रांसप्लांट कर सकता है। अच्छा, पाकिस्तान में अगर एवरेज बात की जाए तो एक मशीन का 1 एकड़ का क्या रेंट चल रहा है अगर रेंट पे लेना चाहें? रेंटल ऑप्शंस भी हैं जो हमारा छोटा फार्मर है उसके लिए। तो रेंटल 14 से 15,000, 14 से 16,000 कहना ज़रा ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इसमें जो रेंटल सर्विस दे रही हैं तो हर एकड़ डिफरेंट है, थोड़ा ट्रैवलिंग और साइट। जो मैनुअल ट्रांसप्लांटेशन लेबर करती है उससे फी एकड़ कितने अखराजात आ जाते हैं? भी 12 से 13,000 पर एकड़ चल रहा है। बट इसमें फ़र्क आ जाएगा कि क्योंकि वही फ़र्क आ जाएगा, प्लांट पॉपुलेशन पूरी नहीं होगी, आपकी एवरेज कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और इवन के फार्मर इस पे दे रहा है, 14,000 पे भी फार्मर देने को रेडी हैं। जिनके पास ऑप्शन नहीं है वो ऑफ साइड बैठे हैं। जी आसिफ संधू साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे फार्मर्स को सर्विसेज दे रहे हैं और किसानों को जो मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटेशन है उस पर लेके आ रहे हैं। किसान भाइयों, यकीनन अगर आप भी अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, जैसे कहा जाता है कि हाइब्रिड जो है वो फी एकड़ 100 मन से ज़्यादा पैदावार देता है, तो ये 100 मन से ज़्यादा पैदावार उसी वक्त आएगी जब आपके पौधे फी एकड़ ज़्यादा तादाद में होंगे और वो तादाद मशीन से ही अचीव की जा सकती है। गुज़श्ता सीजन में 3 से 4,000 रुपए फी मन खरीदी गई मूंजी का चावल आज मार्केट में 12 से 15,000 रुपए फी मन बिक रहा है। यानी ना तो किसान को उसकी पैदावार का पूरा सिला मिला और ना ही सार्फिन को सस्ता चावल नसीब हुआ। ऐसी सूरत हाल में सार्फिन और किसान ये सवाल तो पूछेंगे कि इतना बड़ा मुनाफा कौन सी ताकत खा रही है जो इदारों के कंट्रोल से बाहर है, और चावल की कीमत हुकूमत के कंट्रोल में क्यों नहीं है? अगर किसानों से चावल सस्ता लिया जाता है तो सार्फिन को चावल भी सस्ते मिलने चाहिए, और अगर चावल सार्फिन को महंगे मिलने हैं तो किसान को उसकी पैदावार का पूरा सिला मिलना चाहिए। रवा सीजन में चावल की एक्सपोर्ट से अभी तक 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर का कीमती ज़र मुबादला कमाया जा चुका है, और गुज़श्ता सीजन में किसानों को मूंजी का रेट भी अच्छा मिला था, इसीलिए इस साल मूंजी की ज्यादा काश्त हो रही है। अगले साल राइस एक्सपोर्टर्स की जानब से 4 से 5 अरब अमेरिकी डॉलर का प्लान किया जा रहा है, और ये प्लान किसानों की मदद से ही पूरा हो सकता है। जितनी ज्यादा चावल की काश्त होगी उतने ही लार्ज स्केल पे हमारी एक्सपोर्ट होगी और मुल्क में कीमती ज़र मुबादला आएगा। यह था आज का प्रोग्राम, जिसमें चावल की बुनियादी टेक केयर के बारे में बताया गया। अगले किसी प्रोग्राम में किसानों को एडवांस स्टेज पर चावल की निगहदाश्त कैसे करनी है इसके बारे में बताया जाएगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।